हेलो साथियों, जय हिंद। सुपर स्काई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रैक्टिस सेट यूपी होम गार्ड का लेके आ गए हैं 16 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट करा दिए थे। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी के साथ यूपी होम गार्ड की तैयारी करेंगे। और प्रैक्टिस सेट जैसे कि हमारा टारगेट हमने आपको बता रखा है, इस पर लिखा भी है 100 का टारगेट है। 17 प्रैक्टिस सेट आज हम अपना कंप्लीट करेंगे। बगैर देरी के हुए फटाफट अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समय कम है और क्वेश्चन बहुत सारा। तो बगैर देरी के हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, WPI का पूर्ण रूप क्या है? मेरे भाई, WPI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये आपको याद रखना है। तो WPI का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? होल प्राइस इंडेक्स नहीं है, बॉल प्राइस इंडेक्स नहीं है, होल प्रिंट इंडेक्स नहीं है, तो होल सेल प्राइस इंडेक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। WPI का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये आपको बहुत ही अच्छे से इसको आपको समझना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है उसमें शामिल है। आउटफ्लो बजट, कर बजट, पूंजीगत बजट, राजस्व बजट। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसमें लिखा है सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है उसमें शामिल है। उसमें क्या शामिल है? उसमें राजस्व बजट शामिल है। ये आपको याद रखना है। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, किस वर्ष लागू किया गया था? 2017, 2019, 2021, 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में ये लागू किया गया था। और ये पारित किया गया था मेरे भाइयों 2002 में, 2000 में पारित किया गया था। 2000 में किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ये आपको याद रखना है। मेरे भाइयों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? बसंत समय चल ही रहा मेरे भाइयों, बसंत समय भी चल ही रहा। बहुत ही सुहाना समय है, ना ठंडा ना गर्मी है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा समय है। बसंत समय यही होता है जो बसंत समय चल रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? जो गुड़ी पड़वा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? ये एक त्योहार है, जो गुड़ी पड़वा है वो एक त्योहार है मेरे भाइयों। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, तो ये जो मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है मेरे भाइयों? ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? केलकर टास्क फोर्स, सी रंजन राजन समिति, चेलैया समिति, रेखी समिति। देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केलकर टास्क फोर्स ने किया था 2003 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? देखो, जो निजी क्षेत्र और राज्य सरकार, तो एक तो हो नहीं सकती, ये हो जाएंगे आपकी मिक्स। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। आउटसोर्स अर्थव्यवस्था नहीं है, हाइब्रिड अर्थव्यवस्था नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि निजी और सरकार दोनों है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यूपी होमगार्ड का बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। यूपी होमगार्ड के बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाइयों, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से, डेयरी उत्पादन से, मत्स्य पालन उत्पादन से, जल प्रदूषण से।
जो नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? कौन संस्थापक थे? ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सर नौरोजी टाटा नहीं, सर जमशेदजी नसरबंजाजी टाटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अंगूर की खेती, उत्पादन और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो अंगूर की खेती होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पिस्सीकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको विटीकल्चर नाम से जाना जाता है, उसको विटीकल्चर नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जो भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत में जनगणना हुई कब थी? भारत में जनगणना कब हुई थी? भारत में जनगणना कब हुई थी मेरे भाइयों? कब हुई थी? जो पूर्ण हुई थी वो आपकी हुई थी 1881 में। 1881 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। पूर्ण जनगणना हुई थी, और जो आंशिक जनगणना हुई थी वो 1772 में हुई थी। वो 1772 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। जो आंशिक जनगणना हुई थी वो 1772 में हुई थी। आंशिक जनगणना, ये आपको याद रखना। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? उप महानिबंधक, जनगणना अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, महानिबंधक और जनगणना आयुक्त भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों महानिबंधक और जनगणना आयुक्त भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? औद्योगिकरण, शहरीकरण, ग्रामीणकरण और नियोजितकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या को क्या कहा जाता है? शहरीकरण। ये ग्रामीण में रहने वाली, ये ग्रामीण में रहने वाली, ये ग्रामीण में रहने वाली, इसको ग्रामीकरण कहते हैं, इसको ग्रामीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? वो किससे संबंधित है? जो ओडिशा में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, वो किसने कराया था मेरे भाइयों? वो किसने कराया था? चोल राजवंश ने, पल्लव राजवंश ने, कंदम राजवंश ने और गंग राजवंश ने। वो किसने कराया था? ये आपको इसमें बताना है। तो ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण जो करवाने वाले शासक थे वो थे गंग राजवंश ने। वो गंग राजवंश ने कराया था मेरे भाइयों, वो गंग राजवंश ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक क्या है? ओम, मीटर, वोल्ट, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर। धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? ओजोन परत है वो किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? ये आपको इसमें बता रहा है। दृश्य विकिरण, परावैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, हरित विकिरण। देखो मेरे भाइयों, जो ओजोन परत है वो विकिरण को अवशोषित करती है। कौन से? परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। वो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं मेरे भाई? क्या होते हैं? समान भौतिक गुण? बिल्कुल नहीं होते हैं। समान भौतिक गुण बिल्कुल नहीं होते हैं। भिन्न रासायनिक गुण बिल्कुल नहीं होते हैं। भिन्न परमाणु संख्या बिल्कुल नहीं होती। तो एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है।
न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है मेरे भाइयों, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। दंत क्षय को कम करने के लिए, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? अगर आप टूथपेस्ट सही से पढ़ोगे तो उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कोई क्योंकि पढ़ता ही नहीं है, उसको लेके आए और हम पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं मेरा भाइयों। लोहा, कोबाल्ट, फ्लोराइड, मोलिब्डेनम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोराइड उसमें मिलाया जाता है, फ्लोराइड उसमें मिलाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C4H8 C2H10 C4H10। देखो C4H10 वो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है, C4H10 ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है C4H10। क्वेश्चन 18 जोंक निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आती है? जोंक निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आती है मेरे भाइयों? तो किस संघ के अंतर्गत आती है? एनेलिडा, सीलेंड्रेटा, प्लेटीहेमिलिन्थ और नेमाटोडा। इस किस में आती है? तो ये आती है प्लेटीहेमिलिन्थ, ये आती है प्लेटीहेमिलिन्थ में, इसमें आती है, इसके संघ में आती है, आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। व्हेल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? जो व्हेल मछली होती है वो किस समूह से संबंधित है? ये सबको पता है, ये सबको पता होना चाहिए। वो स्तनधारी होती है, वो स्तनधारी होती है, ये सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। चुकंदर के लाल रंग के होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी होता है? चुकंदर में लाल रंग होता है, उसमें लाल रंग होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ये आपको बताना है, ये आपको इसमें बताना है। बीटानिन, लाइकोपिन, करक्यूमिन, बीटा कैरोटीन। तो बीटानिन जो होता है वो चुकंदर में लाल रंग होने के लिए उत्तरदायी होता है। लाइकोपिन जो होता है, लाइकोपिन जो होता है वो लाल सब्जियों और फलों में होता है, और लाल फलों में होता है, लाल फलों में होता है। ओके। करक्यूमिन ये हल्दी में होता है, हल्दी इसीलिए पीली होती है क्योंकि इसमें करक्यूनिन होता है, क्योंकि इसमें करक्यूनिन होता है। बीटा कैरोटीन जो होता है, बीटा कैरोटीन होता है जो हरी सब्जियां होती हैं, नारंगी सब्जियां होती हैं, और जो गहरे पीले रंग की सब्जियां होती हैं उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। उसमें बीटा कैरोटीन जैसे पपीता हो गया, जैसे आपका पपीता हो गया, हरी मटर हो गई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है किसमें क्या पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? वह कौन सा विटामिन है जल में घुल जाता है? वह जल में घुल जाता है। तो विटामिन सी जो है वो जल में घुल जाता है, विटामिन सी जल में घुलनशील है, बाकी ये घुलनशील नहीं है, बाकी ये घुलनशील नहीं है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? चिकनगुनिया मच्छर के काटने के कारण, किस मच्छर के काटने के कारण संक्रमण फैलता है? चिकनगुनिया जो रोग होता है वो ऐसा कौन सा मच्छर होता है जो काट ले उससे चिकनगुनिया रोग हो जाता है, उससे चिकनगुनिया रोग हो जाता है, उससे चिकनगुनिया रोग हो जाता है। क्यूलेक्स, एनोफिलीज, एडीज, मलेरिया। मेरे भाई एडीज नाम का एक मच्छर होता है, अगर वो आपको काट ले तो चिकनगुनिया हो जाता है। चिकनगुनिया हो जाने के आपके जो होते लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? बुखार होगा, तेज बुखार, सिर में दर्द, हाथ पैर में दर्द होगा, और बॉडी पे आपके चकत्ते पड़ जाएंगे। ये लक्षण अगर आपको दिखाई दे तुरंत आप डॉक्टर को दिखाओ। तो एडीज नाम का एक जो मच्छर होता है उसके काटने से संक्रमण फैलता है, ये उसके काटने से चिकनगुनिया का रोग होता है, ये आपको याद रखना है। मनुष्य इतिहास में किस काल में खाद्य उत्पादक बना? किस काल में बना मेरे भाई खाद्य उत्पादक? ये सब देखते ही बता देंगे किस काल में बना खाद्य उत्पादक। नव पाषाण काल में बना, नव पाषाण काल में बना, नव पाषाण काल में बना मेरा भाई, नव पाषाण काल में बना। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है।
बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला, जो बौद्ध धर्म थे उस बौद्ध धर्म है उसमें भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जो महाप्रजापति गौतमी थी वो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। वो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 25, रहीम किस मुगल शासक के दरबारी कवि थे? किस मुगल शासक के दरबारी कवि थे? मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, रहीम किस मुगल शासक के दरबारी कवि थे? भान सिंह, कीर्ति वर्मा द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो किसके थे वो थे अकबर के। वो थे अकबर के मेरे भाइयों, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? तराइन का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी, जयचंद और महमूद गजनबी, पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गजनबी, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी। तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तराइन का युद्ध जो हुआ था वो 1194 ईस्वी में हुआ था। वो हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान कौन था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई कब थी? और उस समय का सुल्तान कौन था मेरे भाइयों? नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 ईस्वी में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? मेरे भाई भारत के मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रुकनुद्दीन मोहम्मद, जहरुद्दीन मोहम्मद, इब्राहिमुद्दीन मोहम्मद, जाहिरुद्दीन मोहम्मद। मेरे भाई मेरे दोस्तों मेरे जिगरे टुकड़ों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहरुद्दीन मोहम्मद। जहरुद्दीन मोहम्मद जो थे वो बाबर का वास्तविक नाम था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था आपका 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, डिटेल में आपको बता भी चुका हूँ किसके बीच हुआ था मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? 1857 का क्रांति का विद्रोह कहाँ से प्राप्त होता है? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका विद्रोह कहाँ से हुआ था, प्रारंभ हुआ था? ये इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। मेरठ, आगरा, कानपुर, दिल्ली, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मेरठ से हुआ था, जो कि मार्च में हुआ था। मार्च में हुआ था 1857 का विद्रोह। इसका कारण क्या था? उसका कारण क्या था? ब्रिटिश जो थे वो कारतूसों के लिए चमड़ों से ऊपर उनकी लेयर चमड़ों की चढ़ी हुई थी और कहते थे हमारे भारतीय सैनिकों से कि इसको मुंह से काटो और उसके बाद इसको इस्तेमाल करो। तो हमारे जो थे मंगल पांडे जो थे उनको ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने एक ब्रिटिश के गोली मार दी। इसी वजह से उनको 8 अप्रैल 1857 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसी वजह से उनको 1857 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 8 अप्रैल तारीख थी, 8 अप्रैल। ये आपको याद रखना है। मंगल पांडे पहले वो शहीद थे, ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। ये आपको याद रखना है। सरोजिनी नायडू मैं आपको बता चुका हूँ, राज्यपाल। आपको याद रखना है। एनी बेसेंट राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की पहली महिला थी। कांग्रेस की स्थापना मेरे भाइयों जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना
1885 में हुई थी। ये आपको याद रखना है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उसकी जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर टुकड़ों, वो कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? वो हुआ था मेरे भाइयों सविनय अवज्ञा आंदोलन। वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था, जो कि नमक को लेकर हुआ था, जो कि नमक पर कर हटाने को लेकर हुआ था मेरे भाइयों। ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी बहुत ही हमारे बहुत ही हमेशा पूजनीय हैं। ये आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही साहसी व्यक्ति, बहुत ही हिम्मती व्यक्ति थे। उनकी वजह से आज हम यहाँ पर आज़ादी से रह रहे हैं मेरे भाइयों। भारतीय संविधान में गणराज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? जो गणराज्य की मेरे भाई अवधारणा है वो किस देश से ली गई? किस देश के संविधान से ली गई? वो फ्रांस के संविधान से ली गई। वो फ्रांस के संविधान से ली गई। ये मैं आपको शायद पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नहीं था, मैंने आपको डिटेल में बताया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। भाग 10 है वो जनजाति, भाग 10 है जो वो जनजाति, जातीय एवं अनुसूचित क्षेत्र की, ये क्षेत्र की करता है। ये आपको याद रखना जो भाग 10 में है। और भाग आपका जो 11 में हो जाएगा, भाग 11 में हो जाएगा राज्य एवं संघ के मध्य आपका हो जाएगा। और भाग आपको 6 में पढ़ा चुका हूं राज्य। भाग आपका 8 बचा है, वो आपका केंद्र शासित प्रदेशों के बीच काम करता है, की बात करता है। ये आपको याद रखना है मेरे भाइयों, ये आपको याद रखना है। ओके। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है मेरे भाइयों? कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार हैं उनमें से कौन सा कथन असत्य है? कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं मेरे भाइयों। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ए वाद योग्य हैं। आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। एक मिनट रुकना मेरे भाई। ठीक है, ओके, ठीक है। आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ये वाद योग्य आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। मेरे भाइयों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे नंबर 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपातकाल लगता है, जब आपात राष्ट्रपति शासन लगता है तो मौलिक अधिकार भी निरस्त कर दिए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार जो हमारे 6 होते हैं वो भी निरस्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 36 क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है मेरे भाइयों? वह कौन सा अनुच्छेद है? वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति देता है? तो भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इनकी सबकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? होती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा। तो अनुच्छेद 124 के 2, सब क्वेश्चन 2 में, यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया होगा। अनुच्छेद 124 के 2 में है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 124 के 2 में है, ये आपको मेरे भाइयों याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में प्रधानमंत्री होता है, भारत में प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है मेरे भाई? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वास्तविक कार्यपालक? नाम मात्र का कार्यपालक? नहीं। न्यायपालिका प्रमुख? नहीं। तो वास्तविक कार्यपालक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होते हैं। ठीक? 38 लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए मेरे भाइयों 84 सीटें हैं, वो आरक्षित है। 84 सीटें आरक्षित हैं।
भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मेरे भाई ये आपको बिल्कुल बेसिक्स नॉलेज है, ये आपको होनी चाहिए। जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो उसके लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए मेरे भाइयों? मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होती है 35 ईयर। वो होती है मेरे भाइयों 35 ईयर होनी चाहिए। राज्य विधानमंडल में धन विधेयकों को की पूर्व अनुमानित में पेश किया जा सकता है, वो किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, महालेखा परीक्षक। मेरे भाइयों राज्य का जो कर्ता धर्ता होता है वो होता है राज्यपाल। वो होता है राज्यपाल। वो होता है राज्यपाल। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ये आपको सबको पता होगा। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो है आपका कलकत्ता मेरे भाइयों। वो क्या है? वो क्या है? कलकत्ता है। वो क्या है? वो कलकत्ता है। वो क्या है? वो कलकत्ता है मेरे भाई। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत में हवाईकरण का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था मेरे भाइयों? वो आपका किया गया था 1953 ईस्वी में। वो 1953 ईस्वी में किया गया था भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? निम्न राज्यों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए भाई मेरे दोस्तों, 1 5 7 9, 1 5 7 9, 2 4 3 1, आरोही अवरोही। तो भाई अगर हम आरोही में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 9 7 5 1। अवरोही में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 5 7 9। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 2 1। तो इसमें पूछता है मेरे भाई निम्न राज्यों में उनकी जनसंख्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए महाराष्ट्र सबसे पहले हो जाएगा। महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और इसके बाद पश्चिम बंगाल। तो ये देख लीजिए कहाँ पर है? 1 2 3 4। 1 आपका हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था? मेरे भाइयों ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि ठुमरी ये आपका नामक जो थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म कहाँ हुआ था वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। वाराणसी में हुआ था, जिनका नाम था गिरिजा देवी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाइयों? वाराणसी में हुआ था। गिरिजा देवी इनका नाम, ये आपको याद रखना है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है मेरे भाइयों? कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर नहीं, चेन्नई नहीं, विशाखापट्टनम नहीं, कन्याकुमारी का राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में स्थित है। रविंद्र संगीत, जो रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र जैन, रविशंकर। मेरे भाइयों जो रविंद्र संगीत का जो संबंध है वो किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर से है। वो किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर से है। ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था मेरे भाइयों? किस वर्ष किया गया था? 1975, 1981, 1958, 1948। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का जो गठन किया गया था वो 1958 में किया गया था मेरे भाई। वो कब किया गया था? वो 1958 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है? ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। सोवियत संघ यानी कि रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूस।
रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले सोवियत संघ था, अब वो रूस हो गया, ये आपको याद रखना है। किस भाषा को पूर्व का इटावली कहा जाता है? पूर्व का इटावली किस भाषा को कहा जाता है? मलयालम को नहीं कहा जाता है, मराठी को नहीं, कन्नड़ को नहीं कहा जाता मेरे भाइयों, तेलुगु को पूर्व का इटालवी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? वो किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते ही आपके दिमाग में इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ते ही आपके दिमाग में इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों। इसका आंसर आ जाएगा युवा मेला और लेख नहीं है, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय नहीं है मेरे भाइयों, सांस्कृतिक मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, क्लास के लिए बहुत ही अच्छे से देखें, क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छे से समझना है। आपको इसको 1 से या 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी लेवल के हैं, लेकिन बेसिक जब तक आप अपना मजबूत नहीं करेंगे तब तक यूपी होमगार्ड के लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप उसको बेसिक मजबूत कीजिए, धीरे धीरे आप अब बढ़िए, अभी बहुत टाइम है, और डेली रेगुलर बेसिस पे आप क्लासेस को लेते रहिए प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ से कंटेंट बहुत ही अच्छा आपके लिए दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से क्लासेस चल रहे हैं वो आपको पेड में ऐसा कंटेंट, ये मैं आपको बताता हूँ। तो बगैर देरी किए हम अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में।